टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब मिल करके यूपी पीजीटी एमसीक्यू सीरीज को आगे की तरफ मूव करें और इस बार की फाइट में हम कोशिश करें कि हम इस बार अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव करके रहेंगे। इस मोटिवेशन के साथ, इस पावरफुल अफर्मेशन के साथ हम जो है आज काम करेंगे और आगे की सीरीज को हम लोग आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज की एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द फर्म डेब्ट्स इज, मतलब किसी भी फर्म के पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है। ऑप्शन ए लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ इट्स कैपिटल इन द बिजनेस, ऑप्शन बी अनलिमिटेड, ऑप्शन सी लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय द पार्टनर एंड ऑप्शन डी लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड द लोन ऑफ द फर्म, है ना। तो मुझे तो ऑप्शन देखते ही पता चल गया कि पार्टनरशिप फर्म में जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तो चलिए बिना किसी हेजिटेशन के हम आगे के धमाके की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला टारगेट क्या है, देखिए 62 कह रहा है प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज परफॉर्म्ड बाई, मतलब जो मैनेजमेंट का प्लानिंग होती है वो जो प्लानिंग की जाती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, वो मैनेजमेंट के किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे किया जाता है ना। तो टॉप लेवल पे किया जाता है प्लानिंग की, मिडिल लेवल पे किया जाता है या लोअर लेवल पे किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो मैं आपको बता दूं जो प्लानिंग की जाती है वो हमेशा टॉप लेवल पे होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 63 सोशल प्लान्स मेड फॉर फेसिंग कंपटीशन आर नोन एज, जो भी कोई सोशल प्लान बनाया जाता है उस सोशल प्लान को फेस करने के लिए, है ना, जो स्पेशल प्लान होते हैं उसको फेस करने के लिए, कंपटीशन को फेस करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं या फिर बजट बनाते हैं, क्या करते हैं। तो यहाँ का जो राइट आंसर है वो है स्ट्रेटजी। कोई भी प्लान, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई कंपटीशन फेस करना है आपको, तो उसके लिए तो आप गोल नहीं बनाओगे ना, उसके लिए आप स्ट्रेटजी बनाओगे कि किस तरीके से हम इस चीज़ को फेस करेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं जोर है किसमें कितना। देखते हैं आज हम लोग एक एक क्वेश्चन को करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स व्हाट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है गुड ऑर्गेनाइजेशन शुड कंसिस्ट ऑफ 5 डिपार्टमेंट्स, है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है कि 5 डिपार्टमेंट कंसिस्ट होना चाहिए। अथॉरिटी ऑफ ईच पर्सन मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, ईच सबऑर्डिनेट शुड हैव 1 सुपीरियर। फिर लास्ट ऑप्शन कह रहा है अ मैनेजर कैन सुपरवाइज अ लिमिटेड नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव, है ना। जैसे मान लीजिए मैं बताता हूँ कि ये क्या होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। मान लीजिए आप एक मैनेजर हैं और आपके अंडर में 2 ही 3 लोग काम करते हैं, तो आप बताओ आप इनको आसानी से डील कर सकते हो कि नहीं हो सकते, क्योंकि जो आपके सबऑर्डिनेट जो हैं वो लिमिटेड नंबर में हैं, तो आप आसानी से इन पे अपना पूरी तरीके से कंट्रोलिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप मैनेजर हैं और आपके अंडर में करीब 100 से ज़्यादा लोग हों, तो क्या आप सब पे अपनी कंट्रोलिंग कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो स्पैन ऑफ जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो यही कहता है कि जो मैनेजर होना चाहिए, मैनेजर के अंडर में जो लिमिटेड नंबर में एग्जीक्यूटिव काम करने चाहिए, बहुत ज़्यादा नंबर में नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 65 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन मेक्स डूइंग बिजनेस रिपोर्ट एवरी ईयर। देखिए इस चीज़ को याद रखिएगा, करंट में क्वेश्चन आता है कभी काल कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हुआ था उसमें भारत की क्या रैंकिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो वो भी आप ध्यान में रखिए कि क्या रैंकिंग है। पहले 110 थी, अब 100 के अंदर आ गया, अब 77 हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। लेकिन अब ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बनाता कौन है, WTO बनाता है, वर्ल्ड बैंक बनाता है, अंकटैड बनाता है या IMF बनाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रिपोर्ट तैयार की जाती है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा तैयार की जाती है
ऑप्शन बी हमारा जो है वो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। व्हाट डज पे आउट रेशियो मीन्स? पे आउट रेशियो का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा है अ रेशियो ऑफ डेटर्स टू क्रेडिटर्स। ऑप्शन बी कह रहा है रेशियो ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रॉफिट रिटेन्ड। ऑप्शन सी कह रहा है रेशियो ऑफ डिविडेंड पर शेयर एंड अर्निंग पर शेयर। ऑप्शन डी कह रहा है रिटेन्ड अर्निंग। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा क्या है? ऑप्शन सी। मतलब पे आउट रेशियो का मतलब होता है कि पहले तो हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं और ये सोच करके लगाते हैं कि उसकी पे आउट अर्निंग कितनी है ना, मतलब हम पैसा लगा रहे हैं तो हमें कितना डिविडेंड वापस मिलेगा, हमें कितना अर्निंग पर शेयर वापस मिलेगा। तो जो ये हमारी थिंकिंग होती है कि हमें कितना अर्निंग पर शेयर वापस मिलेगा, हमें कितना डिविडेंड वापस मिलेगा, उसको हम बोलते हैं पे आउट रेशियो। इसका मतलब ऑप्शन सी है जो है हमारा रेशियो ऑफ डिविडेंड पर शेयर एंड अर्निंग पर शेयर इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पे कह रहा है हाउ इज कॉल्स इन अरियर सॉन इन द बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड, है ना। कॉल्स इन अरियर जो है कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। क्या ऑप्शन कैसे दिखाया जाता है उसको बताना है हमें। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि बाय डिडक्टिंग द अमाउंट फ्रॉम द कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल में से माइनस करके दिखाया जाता है। बी कह रहा है अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में दिखाया जाता है। सी कह रहा है बाय डिडक्टिंग द अमाउंट फ्रॉम कैपिटल रिजर्व से माइनस करके दिखाया जाता है। डी कह रहा है बाय डिडक्टिंग द अमाउंट फ्रॉम द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। वेरी गुड। अच्छा, तो ये सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद मुझे जो लगता है कि आपको जा करके अपनी बैलेंस शीट देखनी होगी, क्योंकि जब आप क्वेश्चन देखते हो ना तो क्वेश्चन को आप प्रैक्टिकली लागू किया करो। अभी कोई चीज़ समझ में नहीं आई, मान लीजिए आपको याद नहीं आ रही है, तो जाओ बुक खोलो भाई, किस बात की देर है, बुक खोलिए, वीडियो को पॉज करिए, जा करके अपनी बैलेंस शीट देखिए। एक आध क्वेश्चन में आपको कॉल्स इन अरियर मिल ही जाएगा और वहाँ पे पता चल जाएगा कि कैसे ट्रीट किया है ना। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है 67 का ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, क्योंकि जब भी आता है तो उसको हम कॉल्ड अप कैपिटल में से माइनस करके बैलेंस शीट में शो करते हैं। चलिए आगे की तरफ देखते हैं अगला धमाका क्या है। ओ माय गॉड, अगला तो न्यूमेरिकल आ गया। न्यूमेरिकल तो बहुत लोगों के पसीने छुड़वा देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल न्यूमेरिकल है। यहाँ पे देखिए द फॉलोइंग फिगर्स आर प्रेजेंटेड टू यू। क्या फिगर्स दिए गए हैं? 1999 का जो है प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख रुपए, है ना। प्रॉफिट हमें 1999 का 1 लाख रुपए दिया हुआ है और उसी साल जो है हमें लॉस, सॉरी प्रॉफिट नहीं बेटा, ये जो 1999 का सेल्स दिया हुआ है 1 लाख रुपए। ठीक है, मुझसे थोड़ी गलती हो गई पढ़ने में। ये 1999 का सेल्स 1 लाख रुपए दिया हुआ और जो उस समय लॉस हुआ था 10,000 रुपये का। फिर सन 2000 में 2.5 लाख रुपए की सेल्स हुई और प्रॉफिट कितना हुआ? 20,000 रुपये का। तो कह रहा है कि आप हमें जो है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बताइए। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का क्या फार्मूला होता है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फार्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो फार्मूला नोट करिए, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। तो चेंज इन प्रॉफिट पहले निकालते हैं। 1999 से 2000 के बीच में कितना प्रॉफिट अर्न हुआ ये हमें निकालना है। आप मान के चलिए कि 1999 में आपको 10,000 रुपये का लॉस हुआ, है ना, और फिर 2000 में आपको 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ड्यूरिंग द ईयर आपको कितना प्रॉफिट हुआ? भाई अगर 2000 में 20,000 रुपये हम प्रॉफिट शो कर रहे हैं, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमको 30,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि पिछले साल हमारा 10,000 रुपये का लॉस भी तो था। उस लॉस को डिडक्ट करने के बाद ये जो हमारा प्रॉफिट में आया है 2000 का, वो 20,000 अमाउंट है ना। तो ये निकालने के लिए तो हमें पहले चेंज इन प्रॉफिट निकालना होगा। चेंज इन प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा? 10,000 तो लॉस हो गया, तो पहले हम लॉस को रिकवर करेंगे, मतलब 10,000 प्रॉफिट हुआ, फिर 20,000 2000 में और प्रॉफिट हुआ, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया ड्यूरिंग द ईयर? 30,000 हो गया। तो 30,000 जो है हमारा, ये हमारा क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? चेंज इन परसेंटेज सेल्स, है ना। सेल्स में कितना चेंज हुआ? देखो 1999 में हमने जो सेल्स की थी वो 1 लाख रुपए की थी और सन 2000 में जो सेल्स की थी वो 2.5 लाख रुपए की थी। तो डिफरेंस कितना हुआ भाई? 1,50,000 का डिफरेंस हुआ। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना है। मल्टीप्लाई बाई 100, बच्चा बच्चा जानता है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 30,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 100, इन सबको काट दीजिए, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो 20% आएगा। तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो राइट आंसर है। आई होप आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कंफ्यूजन है तो बुक खोलिए और जाकर के पढ़िए कि क्या क्या कॉन्सेप्ट इसके होते हैं। ठीक है, और बहुत कुछ मैं एमसीक्यू सीरीज में बता नहीं सकता हूँ आपको। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, 69 पे आते हैं। 69 क्या है?
द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ के कंपनी लिमिटेड। सेल्स आपका दिया हुआ है 1 लाख का, वेरिएबल कॉस्ट आपका दिया हुआ है ₹40,000, फिक्स्ड कॉस्ट आपको दिया हुआ है 30,000। और क्या कह रहा है इसमें आपको कह रहा है कि फाइंड करिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या फार्मूला होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इनटू नेट सेल्स अपॉन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, है ना। तो फॉर्मूला मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, एक सेकेंड। एनपी एनएस, समझ में आ रहा है? एनपी का मतलब होता है नेट प्रॉफिट, एनएस का मतलब है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, है ना। इस फॉर्मूले पे रखिए, आपका फटाक से आंसर आ जाएगा बिना कुछ किए। तो अब मुझे इस फॉर्मूले पे रखने के लिए मुझे चीज़ें खोजनी पड़ेगी। तो देखिए आपके क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है, नेट सेल्स दिया हुआ है। हाँ सर दिया हुआ है। कितना नेट सेल्स दिया हुआ है? 1 लाख रुपए दिया हुआ है, ठीक है। नेट सेल्स आपको दिया हुआ है। अब मुझे देखिए क्या आपको सेल्स दिया हुआ? हाँ सर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1 लाख रुपए का। वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है? हाँ सर दिया हुआ है, 40,000 रुपये का। तो हमें क्वेश्चन में सेल्स भी पता है, हमें क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट भी पता है, हमें क्वेश्चन में नेट सेल्स भी पता है, मतलब वही सेम 1 लाख रुपए। और हमें क्या नहीं पता है क्वेश्चन में? नेट प्रॉफिट नहीं पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए मुझे ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इरेज करता हूँ क्योंकि हमारे पास प्लेस बहुत कम है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? आपको पता होगा जो सेल्स होती है, सेल्स में से अगर हम कॉस्ट को माइनस कर दें, जितनी भी कॉस्ट है उसको माइनस कर दें तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स आपकी कितनी है भाई? सेल्स आपकी कितनी है? 1 लाख की सेल्स है। 1 लाख की सेल्स में से माइनस कर दो 30,000 का ये वेरिएबल कॉस्ट प्लस 40,000 का फिक्स्ड कॉस्ट, ये दोनों जोड़ करके माइनस कर दो 1 लाख में से, कितना आ जाएगा? 30,000। ये 30,000 क्या हो गया? नेट प्रॉफिट हो गया। आई बात समझ में? अब फार्मूला भी हमें पता हो गया, तो हम फार्मूले पे रखते हैं नेट प्रॉफिट जो कि हमारा 30,000 है। तो मैं यहाँ पे 30K लिखता हूँ क्योंकि स्क्रीन पे आएगा नहीं पूरा। 30K लिखता हूँ, मतलब 30,000 मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करना है? सेल्स से। तो सेल्स कितना है? 1 लाख है, डिवाइडेड बाई क्या? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स कितना है? 1 लाख है, और वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 40,000 है, 40K। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 30K इंटू 1 लाख करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, 30K इंटू 1 लाख करेंगे तो हमारा जो भी आएगा, और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे, मतलब कि 1 लाख में से 40,000 घटाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो आएगा उसको डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा तो मैं यहाँ पे करूँगा नहीं, इसी मेथड पे आप अपने अमाउंट को रखिएगा, और जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1000। कितना आएगा? 50,000। मतलब ऑप्शन डी इज़ राइट। तो मेरे कहने का मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो डू मोर प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतरीन होगा आपका। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। द लाइबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर। भाई सोल प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है। कंपनी में लिमिटेड होती है, लिमिटेड होती है, लिमिटेड होती है ना। तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर की बात किया है तो अनलिमिटेड होगी, लेकिन ऑप्शन तो कुछ और ही दिया है। देखते हैं क्या दिया है। ऑप्शन से घबराना नहीं है। लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, है ना। ऑप्शन बी कह रहा है लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ बिजनेस एसेट्स। ऑप्शन सी कह रहा है लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ बिजनेस एसेट्स एंड इज ऑल प्राइवेट एसेट्स, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो वही बात हुई, अनलिमिटेड का मतलब ही होता है कि अगर कभी ऐसा हो तो आप अपने प्राइवेट एसेट्स को भी दांव पे लगा दो, है ना। तो ऑप्शन सी जो हमारा वो है राइट आंसर। चाहे इस तरीके से कान पकड़िए चाहे डायरेक्ट पकड़िए, बात तो एक ही हुई ना। तो चलिए आइए आगे के क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 71 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट डिफाइन द स्कोप ऑफ कंपनी एक्टिविटी। कौन सा डॉक्यूमेंट जो होता है वो कंपनी के स्कोप को डिफाइन करता है। तो मैं सिंपल सी बात बता दे रहा हूँ कि जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो डायरेक्ट जो है कंपनी के स्कोप को डिफाइन करता है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। 72 कह रहा है एन इंडेंट हाउस इज वन विच, है ना। इंडेंट हाउस क्या होता है? ऑप्शन कह रहा है सर्विस एज मिडिल मैन बिटवीन इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स फॉर गेटिंग ऑर्डर्स। बी कह रहा है पैकेज पैक्स एंड फॉरवर्ड्स द गुड्स, एंड सी कह रहा है गारंटीज द पेमेंट्स फॉर गुड्स, एंड डी कह रहा है परफॉर्म कस्टम्स फॉर्मेलिटीज ऑन बिहाफ ऑफ इंपोर्टर, है ना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर है। ऑप्शन ए जो है हमारा क्या है? राइट आंसर है।
इंडेंट हाउस का मतलब पहले आपको जानना होगा क्या होता है कि जैसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ना, तो बीच में कोई एक मिडिल मैन होता है जो हमारी हेल्प करता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को। तो जितने भी तरीके की मीडिएटरी सर्विसेज होती हैं, जो मिडिल मैन होती है, जो हमें बताती हैं कि किस तरीके से एक्सपोर्ट करना है, किस तरीके से इंपोर्ट करना है ना, उसको हम इंडेंट हाउस के नाम से जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 73 पे आते हैं, कह रहा है इफ द गुड्स परचेज आर इन ट्रांजिट देन द जर्नल एंट्री एट द एंड ऑफ द पीरियड विल बी, है ना। अगर गुड्स जो है ट्रांजिट में परचेज किया जा रहा है तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा। तो आपको चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आप अच्छे से ऑप्शन पढ़िएगा और टिक लगाइएगा। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो जर्नल एंट्री बनेगी, यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, गुड्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट बनेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा जा सकता है कि किस सिचुएशन में परचेज हमारा क्रेडिट होता है। क्वेश्चन बनता है भाई कि परचेज तो हमारे लिए एक नुकसान की बात है, तो परचेज हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जितनी भी लॉसेज हैं उसको डेबिट किया जाएगा। लेकिन किस सिचुएशन में जर्नल एंट्री बनाते समय परचेज को हम क्रेडिट भी करते हैं, वो सिचुएशन यही है, गुड्स परचेज आर इन ट्रांजिट। इस सिचुएशन में हम परचेज अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये भी आप जान लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से घुमा के भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 74 क्या कह रहा है, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड्स, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज ₹3,20,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज इज ₹1,00,000, टैक्सेज ₹20,000, ऑनर्स फंड ₹5,00,000, डिवेंचर इंटरेस्ट ₹50,000, है ना। ये सारी चीज़ें दे दी गई हैं और मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला कुछ ऐसे कहता है कि नेट प्रॉफिट मतलब एनपी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाई 100, है ना। ये हमारा फार्मूला होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाई 100। तो चलिए इस फार्मूले पे हम थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले हमको नेट प्रॉफिट निकालना होगा और टोटल इन्वेस्टमेंट हमें दिया ही गया। देखिए इस क्वेश्चन की सबसे खासियत क्या है, यहाँ पे ऑनर्स का फंड दिया हुआ है ना। ऑनर्स के फंड को हम कैपिटल भी बोलते हैं, ऑनर्स के फंड को हम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, है ना। तो नाम काम एक ही है और नाम अनेक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होने का। ऑनर्स फंड इसका मतलब कैपिटल भी हो सकता है, ऑनर्स फंड इसका मतलब इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको ग्रॉस प्रॉफिट आपका 3,20,000 दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज 1,00,000 दिया हुआ है, टैक्स 20,000 दिया हुआ है और डिवेंचर इंटरेस्ट जो है 50,000 दिया हुआ है। मतलब 3,20,000 में से क्या क्या माइनस करना होगा कि नेट प्रॉफिट आएगा। 3,20,000 में से 1,00,000 माइनस करना होगा जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है, टैक्स को माइनस करना होगा 20,000, डिवेंचर इंटरेस्ट को माइनस करना होगा 50,000। क्यों ये सब तीनों आइटम माइनस होते हैं, क्योंकि ये सब प्रॉफिट से ही चार्ज किए जाते हैं, प्रॉफिट से ही चार्ज किए जाते हैं ये सब, इसलिए प्रॉफिट में से माइनस किए जा रहे हैं। तो 3,20,000 में से 1,00,000 घटा दो ऑपरेटिंग को, 20,000 घटा दो टैक्स को, 50,000 घटा दो, ठीक है। तो बचेगा हमारे पास कितना, 1,50,000। आप माइनस करके देख लेना, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन थोड़ी डैमेज हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा सही है। 1,50,000 डिवाइड कितने से करेंगे, ऑनर के फंड से, मतलब जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है, 5 लाख है। कितना है टोटल इन्वेस्टमेंट, 5 लाख, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे, 100 करेंगे, ठीक। क्या सही होगा, 30% आएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, करके देखिएगा तब पता चलेगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए आइए आगे चलते हैं। ये देखिए सॉल्यूशन भी दिया गया है, हमने फालतू में इतनी मेहनत कर दी। नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100 और नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 3,20,000 है। क्या क्या माइनस किया, 1,00,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 इनको जोड़ करके इसमें से माइनस कर दिया है। 5,00,000 से डिवाइड किया क्योंकि 5,00,000 हमारा वहाँ पर क्या था, ऑनर्स फंड था। ऑनर्स फंड को हम लोग इक्विटी भी बोलते हैं, कैपिटल भी बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 30% हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। द टेक्निक ऑफ कैरेट एंड स्टिक्स इज यूज इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर। ये जो कैरेट और स्टिक है ना, गाजर और छड़ी का जो सिद्धांत था वो किस लिए यूज किया जाता है, क्या रिड्यूसिंग एब्सेंटिज्म को रिड्यूस करने के लिए, मोटिवेशन के लिए, इफेक्टिव लीडरशिप के लिए, रिवार्डिंग वर्कर्स के। तो मैंने जो बुक में पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि कैरेट और स्टिक्स को यूज किया जाता था मोटिवेशन के लिए। अब हो सकता है आपने कुछ और पढ़ा हो, तो आप जो भी पढ़े उसको करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है। आई होप आपको मजा आया होगा। ऑल ऑफ डू गाइज बहुत अच्छे से क्वेश्चन को करिएगा। 15 क्वेश्चन की डेली सीरीज आती है, थोड़ी बहुत लेट हो जाती कभी, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप हमारे लिए कंटिन्यूसली प्रयास करिए, हमारे साथ बने रहिए। इस बार तो निकाल के रहेंगे, ठीक है, इसी जोश और जज्बे के साथ। धन्यवाद।